सभी को नमस्कार। अब आप अर्जेंटीना के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध सीरियल किलर को समर्पित फिल्म एंजल का एक्सप्लेन देखेंगे। ब्यूनस आयर्स 1971। 17 वर्षीय कार्लोस सड़क पर चल रहा था और अचानक एक हवेली को लूटने का मन हुआ जो उसे दिखाई दी। लड़का घर में घुसा, अपने लिए एक ड्रिंक डाली और कीमती सामान ढूंढने के लिए दराजों में हाथ डाला, लेकिन वह निजी संपत्ति के अधिकार को नहीं मानता। कार्लोस गराज में खड़ी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकल गया। स्कूली लड़के ने अपनी मां से झूठ बोला कि उसने उसे मोटरसाइकिल उधार दी थी। सहपाठी हमेशा आपको कुछ न कुछ उधार देते रहते हैं। बेशक मैं एक अच्छा लड़का हूँ। पिता काम से घर आया और लड़के से कहा कि वह फिर कभी कोई चीज उधार न दे, उसे सिर्फ अपनी चीजें ही इस्तेमाल करनी चाहिए। अपराधी ने अपनी प्रेमिका मैरिसोल को एक चुराया हुआ सोने का पेंडेंट दिया। शुक्रिया, कितना प्यारा है। माँ इसे बचपन में पहनती थी। कार्लोस नए स्कूल में बहुत कम जाता है। वह क्लास में सिगरेट और ड्रग्स लेता है। उसने अपने सहपाठी रोमन का सिर लगभग जला ही दिया था, जिसके लिए उसे मुक्का भी मारा गया। दोनों को प्रिंसिपल के पास लाया गया। अगर तुमने मेरी पैंट पर दाग लगाया तो मैं उसे उतरवा दूंगा। क्या तुम्हें काली आंखें पसंद है? लेकिन तुम तो औरतों की तरह मारते हो। लगता है यह आदमी वाकई पागल है, क्योंकि यह रोमन को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल कार्लोस उससे दोस्ती करना चाहता है, इसलिए उसने चोरी का रिकॉर्ड उसे दे दिया। और तुम गोरे हो, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जैसे दिखते हो। रामोन भी एक अनुभवी चोर है। उसने कार्लोस को अपने गैंगस्टर से मिलवाने का फैसला किया। परिवार जो आलू खाता है और साथ ही बंदूक साफ करता है। कार्लेटो अपने पिता की पैंट से गिरे अंडे को घूरता है। जेस मेहमान को घर में ही बंदूक चलाने का प्रस्ताव देता है। कार्लोस कबूल करता है कि वह जन्मजात चोर है। हालांकि वह आमतौर पर सारा माल लोगों को दे देता है ताकि वे पसंद आया। क्या मैं और गोली चला सकता हूँ? नहीं, गोलियों के पैसे लगते हैं। शायद बंदूक की दुकान लूट लूं। कहते ही काम हो गया। रात में कार्लोस छत के रास्ते बंदूक की दुकान में चढ़ गया और फिर उसने सारी बंदूकें और पिस्तौलें इकट्ठा कर ली। रोमो ने विशाल शस्त्रागार को कार में लाद लिया। कुद्रियावी वापस लौट आया। सारी गोलियां बटोर लो। अन्ना मारिया आज का जैकपॉट देखकर खुश थी। हालांकि हासे ने नए आने वाले को पहचान लिया था। योजना के अनुसार कार्लोस को सिर्फ टोही पर जाना था और बंदूकें लेकर नहीं जाना था। वह बच्चा बेशक एक अपराधी है, लेकिन बहुत अप्रत्याशित है। चिंता मत करो, वह मेरी बात मानेगा। हमारा गिरोह कैसा है? एक सुबह रोमन ने अपने साथी को किसी भी स्थिति के लिए एक नकली पासपोर्ट और हथियारों की बिक्री में मिले अपने हिस्से की एक गड्डी नकदी दे दी। अपराधियों को एक हवेली के बारे में सूचना मिली जिसमें ढेर सारी महंगी पेंटिंग्स लगी थी। वहां एक अकेला बूढ़ा आदमी रहता है जो कभी घर से बाहर नहीं निकलता, इसलिए चोरी उसे अंदर ही करनी होगी। तालियां, संगीत। कार्लोस ने डरकर उस आदमी को घायल कर दिया। वह कुछ नहीं बोला और दूसरी मंजिल पर चला गया, जहां वह पेंटिंग को घूरता रहा। बाद में बूढ़े आदमी ने एक तौलिया लिया, पानी चालू किया और शौचालय में मरने के लिए बैठ गया। चोरी हुई। युवा अपराधी ने पेंटिंग को अपने बिस्तर पर टांग दिया और रिवॉल्वर गले लगाकर सो गया। ये खिलौना, ये तो ऐसा नहीं दिखता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी मां पर असली रिवॉल्वर तानूंगा? डाकू अपनी लड़कियों को दूसरी हवेली में ले आए। मैरिसोल की जुड़वा बहन रोमन को डेट करने लगी। कंपनी ने सोचा कि ये शूटिंग के लिए एक बेहतरीन जगह है। शोर सुनकर नौकरानी दौड़ी हुई आई। क्या आपको यहाँ कुछ चाहिए? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप क्या पीना चाहेंगे? बियर। और आप? और हम भी। मैं इसे शामियाने के पास छोड़ दूंगी। हसे को ये पसंद नहीं आया कि पिछली नौकरी के दौरान उन लोगों ने एक बूढ़े को मार डाला था। और भी, उसने अपनी पेंटिंग से पूरे घर में टांग रखी थी। डाकू ने आधी रात को उन्हें उतारना शुरू कर दिया। रोमन की मां की नजर उस धुंधलाले बालों वाले पर थी। उसकी गर्लफ्रेंड शायद इतनी अनुभवहीन है। उस उम्र में मैं वो नहीं कर पाता था जो अब कर सकता हूँ। शायद। क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? मुझे तुम्हारा पति पसंद है। दीवार गिराकर अंदर घुस गया। सबसे पहले उसने झुमके पहनकर देखे। शायद रोमोन और उसके पिता उसे इसी तरह पसंद करते। कार्लोस हमेशा चीजों को उलझाना पसंद करता था, इसलिए जब उसे ऑफिस में एक तिजोरी मिली तो वह उसे तोड़ना चाहता था, लेकिन रोमोन ने मना कर दिया। गुस्से में आकर कुद्रियावी ने छत पर गोली चला दी। दोस्त एक होटल में रुके। कार्लोस ने नशे में धुत बेघर आदमी को चोरी का ब्रोच दे दिया।
लेकिन रोमन को यह उदारता पसंद नहीं आई। उसने अपने साथी से लूट का सामान न दिखाने को कहा। नाइट क्लब में रोमन ने फेडेरिक की ओर इशारा किया, जो एक समलैंगिक संग्रह करता है। अगर उसे अपना पॉट छूने दिया जाए तो वह पेंटिंग्स उतारने में उनकी मदद करेगा। बारटेंडर ने मांग की कि वे ऐसा न करें। यहाँ समलैंगिकता का मजाक उड़ा रहे थे। रोमन गुस्से से आग बबूला हो गया और लड़ने लगा। डेस्कोक ने अपने साथियों को सामान लेकर अपने घर आने को कहा। रुको रुको, क्या तुमने चुराया था? नहीं, मैं चोरी के सामान का लेन देन नहीं करना चाहता। फेडेरिका पहले तो पीछे हट गया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि ये दोनों पीछे हटने वाले नहीं थे, इसलिए उसने अपनी पेंटिंग्स लेने का फैसला किया और रोमन को बेडरूम में ले गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, रोमन समलैंगिक नहीं है, ये सब बस काम के लिए है। कार्लोस ने बेडरूम में देखा और इस अमीर लड़के से ईर्ष्या करने लगा। लेकिन इस तरह वे पेंटिंग्स से छुटकारा पाने में कामयाब रहे। सुबह होते होते अपराधी नाइट क्लब में लौट आए। क्लब पहले ही बंद हो चुका था और बारटेंडर और वेटर पहाड़ी पर सो रहा था। बिना ज्यादा सोचे समझे कार्लोस ने 2 पिस्तौलें निकाली और एक साथ दोनों को गोली मार दी। इन दोनों ने तुम्हें पीटा होगा। पता नहीं, शायद। रोमन इस घटनाक्रम से स्तब्ध रह गया और जल्दी से क्लब से निकल गया। डेस्कोक ने रोमन का टेलीविजन पर प्रचार करना शुरू कर दिया। वह अभी भी टीवी पर है। उस आदमी को परवाह नहीं कि वह क्या करता है। मुख्य बात मशहूर होना और डकैती बंद करना है। प्रदर्शन के बाद रोमन ने अपने माता पिता को फोन किया। पता चला कि उसके डाकू पिता को अपने बेटे पर शर्म आ रही है, इसलिए उस आदमी को ध्यान से सोचना होगा कि वह अपनी जीविका कैसे चलाएगा। कार्लोस की माँ एक गैंगस्टर से मिली थी। परिवार, आखिरकार बेटा उनकी दुकान में काम करता है। लड़का महीनों से घर नहीं आया है। औरत को लगता है कि रेमन उस पर बुरा असर डाल रहा है। हमारे बच्चों को आपस में बातचीत नहीं करनी चाहिए। उनके साथियों ने अभी अभी एक कार चुराई है। किस्मत अच्छी थी कि रास्ते में उन्हें एक पुलिस वाला मिल गया। चेक पॉइंट पर कार्लोस ने अपना नकली पासपोर्ट दिखाया, लेकिन रोमन अपने दस्तावेज घर पर ही भूल गया था। दोनों को कार से बाहर निकलने का आदेश दिया गया। कार्लोस ने चुपके से बंदूकें घास में फेंक दी। उन लोगों की तलाशी ली गई और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तुम्हें किसने ये वादा दिया? रोमन को अपना असली नाम बताना पड़ा। अचानक कार्लोस ने बॉस से अकेले में मिलने की इच्छा जताई। पहले तो उस युवक ने पैसों की एक गड्डी दिखाए और फिर रोमन के दस्तावेज लेने जाने की पेशकश की। वह अपने दस्तावेज स्टेशन पर छोड़ देगा। और एक और बात, मेरे लिए और लाओ। मेरे पास जो कुछ भी है मैं ले आऊंगा। कार्लोस घर गया और उन्हें ले आया। पैसों से भरा पूरा बैग, जो कुछ भी उसके पास था, लेकर वह उस इलाके में घूम रहा था। हालांकि आखिरी पल में वह रुका, कुछ देर सोचा और गाड़ी चलाकर चला गया। कार्लो ने अपने दोस्त को वहीं छोड़ दिया और घर लौट आया। माँ ने अभी अभी उसकी पसंदीदा डिश बनाई थी। कार्लेटो वापस आया, ऐसे बैठा रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। और कुछ हुआ ही नहीं था। उसके माता पिता को अब यकीन नहीं रहा कि वह कुछ अच्छा करेगा। मुझे माफ कर दो माँ, कोई बात नहीं, कोई नहीं मरा। माँ ने सुझाव दिया कि वे परिवार को कहीं छुट्टी पर ले जाएं। अफसोस की बात है कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। फिर कार्लोस ने पैसों के पैकेटों से भरा एक थैला मेज पर फेंक दिया। ईमानदार पिता ने धमकी दी कि अगर चोरी की गई रकम गए तो वह खुद पुलिस के पास ले जाएगा। बेटा खुद ऐसा नहीं करना चाहता था। उस आदमी को नींद नहीं आ रही थी। उसने लूट का माल आंगन में गाड़ दिया। उसी रात कार्लोस को अपनी बंदूकें मिल गईं और वह रोमन का पीछा करने लगा। उसका एक नया साथी था जिससे उसकी मुलाकात जेल में हुई थी। कार्लोस दूर नहीं रहना चाहता था। अरे देखो कौन आया, मिगुएल, यह मेरी पूर्व पत्नी है। कार्लोस ये कहकर अपनी सफाई देता है कि पुलिस स्टेशन कथित तौर पर उसके लिए जाल बिछाना चाहता था। मिगुएल भी एक चोर है। अब वह अपने परिवार के साथ काम करता है और लगातार अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। मिगुएल को याद आया कि उन्हें जेल से अमीर आदमी फेडेरिका ने जमानत पर छुड़ाया था, जो संरक्षक था। रोमन और समलैंगिकता विरोधी चुटकुले बनाने लगे। वे 2 प्रेमी जोड़े जैसे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बूढ़ा आदमी उसे पेरिस ले जाना चाहता है। तीनों एक और मिशन पर निकल पड़े। उन्होंने एक ट्रक का रास्ता रोक दिया और ड्राइवर की बंदूक छीन ली। रोमन को पैसों से भरा एक बैग मिला और वह वापस कार में चला गया। हालांकि वडिला नीचे से निकल आई। कार्लोस ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और उस आदमी को गोलियों से छलनी कर दिया। अपराधी लूट का माल लेकर घर लौट आए।
अन्ना मारिया पहले से ही गिरोह के सबसे नए सदस्य पर नजर गड़ाए हुए थी। उसने कार्लोस को कार जलाने के लिए भेजा ताकि वह मिगुएल के साथ अकेली रह सके। वह आदमी एक पेड़ से टकरा गया, कार पर पेट्रोल डाला और उसे उड़ा दिया। हत्यारे को दुख हुआ क्योंकि जल्द ही वह अपने प्यारे दोस्त पाए को खो देगा, फिर कोई उसे पकड़ न पाए। एक बार वह युवक नशे में धुत रोमोन को कार में बिठाकर चला रहा था और अचानक सामने वाली लेन में मुड़ गया। सुबह पुलिस पेरल्टा परिवार के घर आए और अन्ना मारिया को बताया कि उसके बेटे की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई है। विपत्ति, कार्लोस का सिर्फ एक हाथ टूटा था। मिगुएल बिना किसी साथी के रह गया था और वह भूखा था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि कार्लो उसका साथी बन जाएगा। लड़का उस ज्वेलरी स्टोर में वापस जाना चाहता था और आखिरकार तिजोरी खोलना चाहता था। अंदर एक मासूम मोटा सुरक्षा गार्ड उब रहा था। जैसे ही वह आदमी जाग गया, कार्लो ने तुरंत उसके चेहरे पर गोली मार दी और फिर तिजोरी को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ देर बाद उसने पिछली दीवार में एक छेद किया, लेकिन पाया कि अंदर कुछ भी नहीं था। जब वह तिजोरी बजा रहा था, मिगुएल झपकी ले रहा था। जब वह उठा तो उस आदमी को शक हुआ कि जालसाज उससे झूठ बोल रहा है। कथित तौर पर तिजोरी शुरू से ही खाली नहीं थी। मिगुएल कार्लोस की ओर बढ़ा। उसने हमेशा की तरह तुरंत गोलियां चलानी शुरू कर दी। वह आदमी एक लोहे के बक्से के पीछे छिप गया, लेकिन कार्लोस ने उसे तुरंत ढूंढ लिया और उसके दिमाग उड़ा दिए। और फिर उसने टॉर्च से उसके चेहरे से खेला। सुबह वह आदमी सिगरेट लेने बाहर गया कि उस पर उसने देखा कि पुलिस उसकी मां से बात कर रही है। कार्लोस जरा भी शर्मिंदा नहीं हुआ और उनसे मिलने चला गया। उसे आगजनी, डकैती और दोहरे हत्याकांड के शक में थाने ले जाया गया। तुमने अपने दोस्त का चेहरा ब्लूटॉर्च से जला दिया। अगर तुम हिलने डुलने की कोशिश भी करोगे तो हम तुम्हारे अंडकोशों को बिजली के झटके से जला देंगे। अब हिलने डुलने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए एंजल नाम के एक डाकू ने 11 हत्याओं और सैकड़ों डकैतियों की बात कबूल की। प्रेस ने उसे मौत का फरिश्ता और औरत के चेहरे वाला सीआर भी कहा। कार्लोस की खोपड़ी का नाप लिया गया और मनोवैज्ञानिकों ने उसके कार्यों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसके माता पिता को दोषी पाया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने उसकी पर्याप्त देखभाल नहीं की थी। माँ पियानो बजाना चाहती थी, लेकिन वह बजा नहीं पा रही थी क्योंकि उसका बेटा उस वाद्य यंत्र का इस्तेमाल ढेर सारा पैसा और 1 दर्जन बंदूकें छुपाने के लिए कर रहा था। वकील ने कार्लोस को सलाह दी कि वह पागल होने का नाटक करे, शेजिक होने का नाटक करे। क्या तुम्हें लगता है कि वह एक सामान्य इंसान है? क्या ऐसा कुछ करने में सक्षम है? बच्चा खुद को बिल्कुल सामान्य समझता है। इस बीच उसने अपने अंदर एक चम्मच डाल लिया, जिसे अब केवल सर्जरी से ही निकाला जा सकता है। कार्लोस को ऑपरेशन रूम में लगभग 1 मिनट के लिए अकेला छोड़ दिया गया था और खिड़की से भागने के लिए उसके लिए इतना ही काफी था। पुलिस नीचे की ओर भाग रही है, लेकिन कोई नहीं। उनमें से एक ने अपना सिर ऊपर नहीं उठाया। कार्लो पेड़ से कूद गया और सायरन की आवाज सुनकर जेल परिसर से बाहर निकल गया। भगोड़े को गोली मारी गई, लेकिन वह फिर भी भागने में कामयाब रहा। अपराधी ट्रेन से रोमन के पुराने घर गया और रात वहीं रुका। सुबह कार्लोस ने अपनी मां को फोन करके बताया कि वह ठीक है। खुद को अधिकारियों के हवाले कर दो, घर आ जाओ। तुम किसके साथ हो? पापा के साथ। हम ठीक हैं। लड़के ने अपनी मां को बताया कि वह कहां छिपा है और उसे आने को कहा। कली ने रेडियो चालू किया और नाचने लगा, जबकि घर को दर्जनों सैनिकों और पुलिस ने घेर लिया था। रबेलेस द पुच को तब गिरफ्तार किया गया जब वह मुश्किल से 20 साल का हो गया। 11 हत्याओं और कई अन्य अपराधों के लिए उस लड़के को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फिलहाल पुच 53 साल जेल में बिता चुका है, जो उसे अर्जेंटीना में अब तक का सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाला अपराधी बनाता है।